एक गांव में रामदेव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसको दो बेटे थे, अजय और विजय। रामदेव बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वह एक दिन दोनों बेटों को बुलाकर वसीयत लिखने लगा। मेरे प्यारे बेटों, मेरे पास जो कुछ भी है वो ये घर ही है, इसलिए ये घर को आधा आधा बांट लेना। कैसे बांटना है मैं इस वसीयत में लिख रहा हूँ। मेरे देहांत के बाद आप ऐसे ही करना। थोड़े दिन के बाद रामदेव की देहांत हो जाती है। क्योंकि अजय और विजय को पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए दोनों उस वसीयत को लेकर गांव के सरपंच के पास लेके जाते हैं और उसे पढ़ने के लिए बोलते हैं। मेरा घर 2 हिस्सों में बांटना है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा अजय ही चुनेगा कि किसको कौन सा भाग मिलना चाहिए। तुरंत अजय ने बोला, विजय, पापा की वसीयत के हिसाब से पहले मैं चुनूंगा किसको कौन सा हिस्सा होना चाहिए। जिस हिस्से में मकान का छत टूट गया है वह तुम लेना, जिस हिस्से में अच्छा है वह मैं लूंगा। लेकिन भैया, ये तो सरासर अन्याय है, मैं कैसे जीऊंगा वहां पर? मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो वसीयत के हिसाब से है। ऐसा दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। लेकिन विजय को समझ में नहीं आया कि उस टूटे हुए हिस्से में क्या किया जाए। एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया। तुरंत वह मार्केट में जाकर कुछ प्लास्टिक के बोतल और कुछ खाद खरीद कर लेके आता है। अभी मैं इस छत के ऊपर तरह तरह के सब्जियां उगाऊंगा और फल भी उगाऊंगा। इस तरह मुझे आमदनी भी मिलेगी और मेरे छत भी ठंडा रहेगा। वह एक सीढ़ी की सहायता से उसके टूटे हुए छत के ऊपर चढ़कर वहां पर प्लास्टिक बोतल लगा देता है और उस प्लास्टिक के बोतलों में कई तरह के सब्जियां और फलों का बीज डालता है। अजय रोज उस सीढ़ी के ऊपर चढ़कर पानी और खाद डालने लगा। 1 महीने के बाद ही उन प्लास्टिक बोतलों के पौधों पर मिर्ची, बैंगन, टमाटर और भिंडी उगने लगे। ये सब गांव वाले देखकर चौंक जाते हैं। अरे वाह विजय बाबू, तूने तो कमाल कर दिया। हमने सोचा कि इन प्लास्टिक बोतलों में 1-2 सब्जियां ही उगेंगे, लेकिन तुमने तो हमें गलत साबित कर दिया। इस तरह विजय उन सब्जियों को बेचकर पैसे कमाने लगा। एक दिन अजय की बीवी दौड़ता हुआ विजय के पास आई। विजय, तुम्हारे भैया को दिल का दौरा पड़ गया है, जल्दी कुछ करो। तुरंत विजय उसके पास जो कुछ भी पैसे हैं वह सब देकर अजय को हॉस्पिटल लेके जाता है। ठीक समय पे लाने पर अजय बच जाता है। अगले दिन अजय ने बोला, भाई विजय, मुझे माफ करो, मैं और सरपंच मिलकर वसीयत के मामले में तुम्हें धोखा दिया है, मुझे क्षमा कर दो। आओ हम सब मिलकर रहते हैं। उस दिन से दोनों भाई मिलजुल कर प्लास्टिक बोतलों में सब्जियां उगाकर हंसी खुशी रहने लगे। गरीब मछुआरों की किस्मत। गंगूताई अपने पति रामदीन के साथ समंदर के किनारे रहा करती थी। दोनों को 10 साल हो चुके थे शादी किए, लेकिन उनके कोई भी औलाद नहीं थी। हे भगवान, इतने साल हो गए जी, ना जाने कब हमारे घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। भगवान की बहुत आराधना करने के बाद गंगूताई और रामदीन के घर में एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। एक दिन घूमने के लिए रामदीन अपनी नाव में बिठाकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ता है। चलो आओ गंगू, बहुत दिन हुए, तुम्हें और मुन्नी को आज घुमा कर लाता हूँ। सच? चलो जी चलो। पति पत्नी अपनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची को लेकर नाव में बैठ जाते हैं। रामदीन नाव चलाता है। अचानक तेज तूफान आता है और नाव उलट जाती है। हाय मेरी बच्ची, हाय राम, कहाँ गई जी? गंगूताई जोर जोर से चिल्लाती है। मछुआरा और उसकी पत्नी तैरना जानते थे, तो वो समंदर के पास किनारे तक पहुंच गए, लेकिन छोटी बच्ची का कहीं कोई अता पता नहीं था। 10 साल बाद भगवान ने हमारे को बच्ची दी, आज वो भी हमसे छिन गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ किया। गंगूताई रो रो कर बीमार हो जाती है। दोनों पति पत्नी अब बहुत अकेले पड़ जाते हैं। उधर वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची दूसरे गांव में काम कर रही एक लड़की सुधा को मिल जाती है।
वो नदी किनारे कपड़े धो रही थी। अरे ये छोटा सा बच्चा, ओह अरे अरे ये कहाँ तैरता हुआ जा रहा है। सुधा उस बच्चे को पकड़ लेती है, अपने पास सालों तक रखती है, पाल पोस कर उसे बड़ा कर देती है। बड़ी होकर वो लड़की डॉक्टर बनती है। अरे अरे सुधा, तूने तो कमाल कर दिया, नन्ही सी बच्ची को डॉक्टर बना दिया। भगवान ने तो दिया है तो छप्पर फाड़ कर। मेरी तो जिंदगी बिल्कुल सूनी थी, तेरे आने से चंदा उसमें तो बहुत बहार आ गई रे। चंदा एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी। वो दूसरे गांव में जा जाकर लोगों का इलाज करती थी। एक दिन वो गंगू ताई के गांव में भी जाती है। रामदीन उसे अपने घर गंगू का इलाज करने के लिए ले जाता है। इलाज के दौरान अचानक से गंगू ताई चंदा के हाथ में एक निशान देखती है और पूछती है, अरे अरे बेटी, ये निशान तुम्हारे हाथ पे कैसे आया? माँ जी, ये तो मेरी पैदाइश का निशान है। मैं अनाथ हूँ ना, मुझे कोई नदी में फेंक गया था, इसीलिए पड़ोस के गांव में सुधा नाम की एक औरत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने तो शादी तक नहीं की मेरी खातिर। अरे नहीं नहीं, तू अनाथ नहीं है, हम दोनों तेरे माता पिता है बच्ची। हे भगवान, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? ये तो चमत्कार है। पूरा परिवार खुश हो जाता है। चंदा को उसके बिछड़े हुए माता पिता मिल जाते हैं। सभी मिलकर सुधा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजस्थान के एक गांव में भीमा करके एक किसान था। उसके पास एक आम का बगीचा था। वह उसी का देखभाल करते हुए अपने परिवार को चलाता था। एक साल आम का फसल बड़े अच्छे से उगी। तभी भीमा बहुत खुश हुआ। उसे देखकर उसके पास आम का व्यापार करने वाला एजेंट किशन आया। क्यों भाई भीमा, इस साल आम बड़े अच्छे उगे हैं। पेड़ में सिर्फ आम ही आम दिख रहे हैं। बोलो, मेरे लोगों को कब भेजूं तुम्हारे पास? सही दाम बोलकर अभी के अभी ले जाओ किशन भाई। इसमें क्या बात है? आपको किसने रोका? मार्केट में दाम इतना कुछ अच्छा नहीं है भीमा, क्योंकि इस साल सभी किसान के आम का फसल अच्छा उगा है। इसीलिए 1 किलो के 20 रुपए दूंगा। डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो उतना ही पड़ता है। ये सरासर अन्याय है भाई। मुझे मालूम है आप मार्केट में किलो आम कितने में बेचते हो। कम से कम 100 से 120 रुपए तक बेचते हो। इतना मुनाफा लगाते हो, लेकिन हमें सिर्फ 20 रुपए। आप जो पैसे देते हैं वो मेरे मजदूरी का भी नहीं निकलेगा। फिर भी मेरे आम नंबर 1 क्वालिटी के हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। कम से कम 50 देना है तो बोलो, वरना किसी और को बेचूंगा। तुम मुझे छोड़ के ये आम किसी और को नहीं बेच सकते। ये सब एक सिंडिकेट है। तुमको कोई नजदीक भी नहीं आने देगा। ऐसा नहीं चलेगा भाई। चुपचाप मुझे बेच दो। मुझे मेरे दाम में बेच दो, नहीं तो पक्षियां और बंदर खाने के बाद सिर्फ छिलका मिलेगा तुमको। ठीक से सोच कर बताना। घर आकर भीमा किशन सेठ के बारे में सब कुछ अपने बेटा सुमन और पत्नी सीता को बोला। तभी सीता बोली, वह किशन एक कमीना है जी, वो जो बोलेगा वही करेगा। उसी को समझाकर 1-2 रुपए ज्यादा मांग लीजिए और सारा माल उसी को बेच दीजिए, नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा। क्या माँ, तुम हमेशा डरती हो? हमारे आम का बगीचा हाईवे के बगल में ही है। लोग हमेशा घूमते ही रहते हैं। पापा, क्यों ना हम उस आम के रस को निकालकर लोगों को सीधा बेचें? क्या? आम का रस? अगर लोग नहीं आए तो हम धोबी की कुत्ते की तरह न घर का न घाट का रह जाएंगे। माँ देखो, हम डरेंगे तो लोग और डराते हैं। मैं अपनी पापा की मेहनत का फल पाकर रहूंगा। अगले ही दिन सुमन उसके कुछ दोस्तों के साथ पापा से मिलकर बगीचे के बाहर आम का जूस बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर रोड पर जाने वाले लोग बगीचे के पास आकर आम का फ्रेश जूस पीना शुरू कर दिया। जूस पसंद आकर वहीं पर लगाया हुआ आम भी खरीद कर लेके जा रहे थे। देखते ही देखते भीमा का सारा फसल 2 ही दिन में बिक गया। सभी बहुत खुश हो जाते हैं।
और सुमन की चतुरता देखकर तारीफ करने लगे।